हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 9 जून का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। एडिटोरियल्स और जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। इसमें हमने QS रैंकिंग क्या है उसके बारे में बताने की कोशिश की आपको। मालदीव्स का मैप हम इसमें देखेंगे, इंडिया मालदीव्स का मैप कैसा है, और मालदीव्स को कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंटशिप मिला है उनको। तो इवन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंटशिप क्या होता है, कैसे वो काम करते हैं, वो सब चीज़ों को हम इसमें बेसिकली देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका जो पूरा न्यूज़पेपर है आज वो कवर हो जाएगा इस 1 घंटे के वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इस सब्सक्राइब आप करेंगे और कमेंट आपका रहेगा तो मुझे मोटिवेट करता रहेगा वीडियो करने में। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। पहला जो न्यूज़ है आपका, सेंटर प्लेसेस फ्रेश ऑर्डर्स फॉर 44 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस। तो ये जो अभी सेंटर ने प्लान चेंज किया था, पॉलिसी, वैक्सीनेशन पॉलिसी जो चेंज की है कि हम जो है 75% जो है वो सेंटर प्रोक्योर करेगी और वो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। स्टेट्स को प्रोक्योर करने की काम नहीं है वैक्सीन को, और बाकी 25% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रखा गया, वो अपना प्रोक्योर कर सकते हैं। और प्लस 150 सर्विस चार्ज, जितना भी मैन्युफैक्चरर का प्राइस है उसके ऊपर 150 रुपये ही मैक्सिमम वो सर्विस चार्ज ले सकते हैं। तो एक वैक्सीन प्राइस को भी यहाँ पे कैप कर दिया गया, इसको भी हम देखेंगे। तो अभी जो है वैक्सीन को कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है स्टेट्स को, तो उन्होंने ऑर्डर दिया है, फ्रेश ऑर्डर 44 करोड़ वैक्सीन का, कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिला करके। वो अगस्त से दिसंबर के बीच में होंगी, इनके पास अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा 30 करोड़ डोजेज हमने पहले ही देखा था, आया था आपका आर्टिकल। तो 30 करोड़ डोजेज जो है एक नई जो कंपनी है बायोलॉजिकल ई, हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई, जिसका अभी वैक्सीन जो डेवलपमेंट फेज में चल रहा है, 3rd फेज ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए एडवांस में इन्होंने 30 करोड़ का ऑर्डर प्लेस कर चुकी है गवर्नमेंट। तो ये तकरीबन 40 से 74 करोड़ जो वैक्सीन, तो अंटिल जुलाई जो 53 करोड़ वैक्सीन डोजेज जो है ऑलरेडी जो है एक्सपेक्टेड है। 23 करोड़ ऑलरेडी जो लगा दिया गया है, उसके अलावा जो बाकी, तो ये जुलाई तक का है। और उसके बाद जो तकरीबन ऑल टुगेदर 74 करोड़ डोजेज आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर के बीच में, इसको जो कि लोगों को लगाया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट कर रही है कि भाई तकरीबन 94 करोड़ डोजेज जो है एक पर्सन को एक वैक्सीन का डोज तो कम से कम लग जाएगा। इंडिया टू टारगेट है एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ 94 करोड़ दैट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन एंड 28.5 करोड़ डोजेज हैव ऑलरेडी बीन एडमिनिस्टर्ड। तो इंडिया का टारगेट है। ये जो वैक्सीन की हमने बात की, बायोलॉजिकल ये जो डेवलप करा है, इसका नाम है कॉर्बेवैक्स। ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जो कि यूएस बेस्ड बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन और एक डायनावैक्स बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ही इन्होंने डेवलप किया है इसको, इस वैक्सीन के प्रोटीन को। और बायोलॉजिकल ई विल बी टेस्टिंग वैक्सीन इन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। तो जैसा हमने कहा कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का ऑलरेडी अप्रूवल इनको मिल चुका है, इंडिया में ये कंडक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो ये डोजेस का है बेसिकली 25 करोड़ जो है कोविशील्ड के होंगे, 19 करोड़ जो है आपका कोवैक्सीन का हो गया, टोटल मिलाकर के आपका हो गया 44 करोड़, और 30 करोड़ जो है ये कॉर्बावैक्स, ये बायोलॉजिकल ई का जो है उसको ऑलरेडी इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है। तो ये वैक्सीन का है। और जैसे हमने बताया था प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइसेस पे इन्होंने कहा है कि सब ये 150 आप सर्विस चार्ज ले सकते हैं। तो ये जो आप देखेंगे कोविशील्ड का दाम निकल के आता है 600 रुपये का, उन्होंने दाम डिसाइड किया कोविशील्ड ने, प्लस 30% आपका GST हो गया आपका 30 रुपये का। और सॉरी ये ना कितना आपका GST हो गया, ये 80 रुपये का, 30 रुपये का GST हो गया, प्लस 150 रुपये जो आपके सर्विस चार्ज होगा, टोटल मिलाकर 780 जो आपका वैक्सीन का कॉस्ट हो गया। ये कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का उसी तरह से 1410 रुपये कॉस्ट होता है। स्पुतनिक वी का भी उन्होंने कहा कि 1145 जो है कॉस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल ले सकता है, ये मैक्सिमम प्राइस है, इससे कम में हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, इंश्योर नो ब्रेक्स इन स्टडीज ऑफ चिल्ड्रन हिट बाय पेंडेमिक। तो ये जो हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से आर्टिकल, जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑर्फन हो गए हैं, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, या फिर जो उस वैसे बच्चों के लिए स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने, तो वैसे बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इंश्योर कीजिए, स्टेट्स को डायरेक्ट किया है, इंश्योर कीजिए इनके जो स्टडी जो है, इनकी जो पढ़ाई है उसमें ब्रेक ना लगे। तो टू मेक प्रोविजंस कंटिन्यूस ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आप प्रोविजन बनाएं। स्टेट को डायरेक्ट किया है, यूनियन टेरिटरी को, कि आप प्रोविजन रखें कि उनका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ये बेसिकली उनकी जो एमिकस क्यूरी है, जो हेल्प, एमिकस क्यूरी क्या होता है, कोर्ट को हेल्प करने के लिए, क्योंकि कोर्ट को बहुत सारे टेक्निकलिटीज
पता नहीं होती, उस फील्ड का नॉलेज उतना नहीं होता है, तो एक एडवोकेट को एज एमिकस क्यूरी जिसे कहा जाता है, हिंदी में बात करेगा तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट, इसकी मीनिंग हम बात करें तो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो ये जो बेसिकली इनको हेल्प करते हैं कोर्ट को कि आप उनका अपना ऑब्जर्वेशन बताते हैं और जो बाकी रिसर्च जो भी कुछ है वो अपना करके कोर्ट को अपना ऑब्जर्वेशन बताते हैं। इन्होंने बेसिकली कंसर्न कोर्ट के सामने रखा था कि ये चिल्ड्रंस जो है मे हैव टू डिसकंटिन्यू द एजुकेशन। क्यों? क्योंकि लेट फंड्स उनके पास नहीं है, फैमिलियल केयर नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता जो एक्सपायर कर गए हैं कोविड में। तो इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि आप इंश्योर कीजिए स्टेट्स की उनकी पढ़ाई जारी रहे। तो उसके अलावा डायरेक्शन प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका भी डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, पढ़ाई उनके सेम स्कूल में कंटिन्यू रखना है आपको एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, जब तक कि हम वो डिटेल प्रोविजंस लेके नहीं आते, डिटेल अरेंजमेंट वर्कआउट नहीं होता गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑर्फेनेज चाइल्ड के लिए जो है प्रोविजन जो है हम ऑलरेडी देख रहे हैं पहले तो उनके लिए अलग से जो फीस एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया, तो इसको आप लिख सकते हैं पेंडेमिक के लिए। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, फ्री राइज ऑफर्स बूस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। तो ये बेसिकली जो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है कि वैक्सीनेशन क्योंकि कम हो रहा था, स्पेशली 45 साल से ज़्यादा लोगों के लिए, तो उसको बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोगों में जो र्यूमर्स एक तरह से था कि ये वैक्सीन के कारण इम्पोर्टेंसी हो रही है या माइक्रोचिप्स आप अंदर डाल रहे हैं वैक्सीन को लेकर के, तो जो र्यूमर्स फैले हुए थे इसके कारण बहुत सारे लोग जो वैक्सीन लगाने नहीं आ रहे थे। इसको गवर्नमेंट ने देखते हुए अपना नया जो आइडिया दिया कि हम 20 kg ऑफ राइस जो है फ्री देंगे उन लोगों को जो कि वैक्सीन लगाने के लिए आएंगे। इसका काफ़ी काम किया, बेसिकली काफ़ी लोग जो है इसमें मोर देन 50% जो है वो वैक्सीनेशन के लिए आए हैं अभी तक, और भी ज़्यादा आने की संभावना है। तो ये बेसिकली एक रास्ता बताता है कैसे आप जो है लोगों का कंसर्न देखते हुए उनको मोटिवेट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों की परेशानी है, अलग जगह लोगों की मेंटेलिटी है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट को वहाँ पर इसी तरह के कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वैक्सीनेशन को हम ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा सके। तो एक तरह से सजेशन में या जो कुछ क्वेश्चन आता है आपको, तो उसमें वे फॉरवर्ड में आप इस स्टडी को लिख सकते हैं कि कैसे हम वैक्सीनेशन को बूस्ट कर सकते हैं कुछ एरिया में जहाँ पे र्यूमर्स ज़्यादा है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड। तो ये जो है प्रेसिडेंट ने नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अनूप चंद्र पांडे एक रिटायर्ड यूपी कैडर के ऑफिसर है, और ये बेसिकली पोस्ट जो है वैकेंट थी अप्रैल 13 से। तो इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर बेसिकली होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। वैसे तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, बट बेसिकली जो है तीनों का लेवल जो है, पे लेवल सारा कुछ लेवल जो है सेम होता है, और कोई भी डिसीजन जो होता है वो डिसीजन जो मेजोरिटी से लिया जाता है। मतलब कि 3 में से 2 मेंबर को अगर किसी चीज पे सहमत है, चाहे वो ये दोनों मेंबर सहमत हो ये नहीं सहमत हो, तब भी उस केस में वो डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि ये डिसीजन मेजोरिटी से होता है। तीनों मेंबर जो है एक तरह से इक्वल है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट रिमूवल की बात करें मेंबर्स की, उनको प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर नहीं है संविधान में अपॉइंटमेंट करने का। तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो है उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और रिकमेंडेशन मेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर या कौंसिल मिनिस्टर जो भी रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको आप अपॉइंट कीजिए, उसको अपॉइंट किया जाता है। कोई भी इसमें आप ध्यान रखें, कोई भी कमिटी नहीं होती जो कि नाम रिकमेंड करती है। तो ऐसे बाकी केसेज हम देखते हैं, जैसे एनएचआरसी का केस हो गया आपका, या सीबीआई डायरेक्टर का केस हो गया, तो उसमें जो है अपॉइंटमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो नामों को एक कमेटी बनाई हुई है अलग अलग मेंबर्स की। इसमें वैसे कोई कमेटी की बात नहीं है, इसके लिए भी बहुत बार जो है सवाल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि आप इसमें भी एक इम्पार्शियल कमेटी बनाएं जो कि नाम को शॉर्टलिस्ट करके रिकमेंड किया जाए। तो इसको एक रिफॉर्म के तौर पे आप इलेक्शन रिफॉर्म में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिफॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं कि हमें जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? एक कमिटी आप बनाए, इंडिपेंडेंट कमिटी, जैसा कि सीबीआई डायरेक्टर के केस में होता है, बाकी सीबीसी के केस में होता है आपका, सीबीआई डायरेक्टर सीबीसी केस में होता है, उसी तरह से आप इसमें भी एक कमिटी बनाए जो कि अपॉइंटमेंट पर्सन को शॉर्टलिस्ट करके नाम रिकमेंड करे। तो ये तो हो गया अपॉइंटमेंट का। रिमूवल की अगर बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका रिमूवल प्रोसीजर सेम है सुप्रीम कोर्ट जज के जैसे, लेकिन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका रिमूवल प्रोसेस के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। सिर्फ यही है कि कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। तो सीईसी का रिकमेंडेशन चाहिए होगा किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को आप रिमूव करेंगे तो। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर आप रिमूव कर रहे हैं उसका प्रोसीजर सेम है सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे, जो कि इम्पीचमेंट आपका बेसिकली एक तरह से होता है पार्लियामेंट के द्वारा।
तो वो प्रोसीजर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी वैलिड है। बाकी इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई भी प्रोसीजर नहीं है, वो बेसिकली रिकमेंडेशन जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चाहिए होगी, उसके बाद ही वो रिमूव हो सकते हैं। तो इनका रिमूवल कैसे होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज क्या होता है, 2/3 ऑफ मेजोरिटी आपको चाहिए होगा पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा दोनों में सेपरेटली। तो ऑन ग्राउंड्स क्या होगा, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो ये हासिल करना काफी मुश्किल होता है, तो इसीलिए तकरीबन कहा जाता है कि डिपेंडेंट पोस्ट है, इसका रिमूवल जो है हार्डली ही अचीव आप कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है आपका। इसका और भी आपको जैसे हमने कहा है रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स का हमारा अलग वीडियो हम लॉन्च करेंगे, उसमें हम देखेंगे रिफॉर्म्स क्या क्या इलेक्शन में चाहिए। तो एक जो पॉइंट है, आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट में रिफॉर्म्स आप सजेस्ट कर सकते हैं आंसर्स में। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, ये फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल था, जेएनयू लिस्ट ऑफ टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज। तो ये जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का रिजल्ट आया है, उसमें जेएनयू जो पहली बार इसमें इसका रैंक आया है आपका। क्यों? क्योंकि न्यू अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम के कारण इसको जो एलिजिबल हो गया है इसमें रैंकिंग के लिए। इसका रैंकिंग इस रैंक में बैंड में हुआ। आप ओवरऑल जो है 22 इंडियन इंस्टीट्यूट जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज का इसमें रैंकिंग हुआ है इस साल। पिछले साल जो 21 इंस्टीट्यूट जो है इसमें रैंक बना पाए थे इस रैंकिंग इंडेक्स में। ज़्यादातर आईआईटीज हैं इसमें। आईआईटी बॉम्बे का टॉप पोजीशन, अगर इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करें हम तो आईआईटी दिल्ली का 185 रैंक, आईआईएससी का थोड़ा कम है उससे। इस तरह से आईआईएससी वाज आल्सो डिक्लेयर्ड वर्ल्ड्स टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी बाय इंडिकेटर ऑफ मोस्ट साइटेशन पर फैकल्टी मेंबर। तो यहाँ पर बेसिकली फैकल्टी साइज क्योंकि यहाँ कम है, तो जितनी साइटेशंस यहाँ पे पब्लिश हुए हैं, रिसर्च पब्लिश हुए हैं और डिवाइड बाय फैकल्टी करे तो उसमें आईआईएससी का लिस्ट नाम जो है टॉप पर है वर्ल्ड ओवर। इसको कुछ है ना कंसर्न भी किया गया इस रैंकिंग को कि ज़्यादातर इसमें स्कोर्स है वो रेपुटेशन इंडिकेटर्स है, तो ये परसेप्शन पे बेस्ड होते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी उसमें कुछ है कि ऑब्जेक्टिवली आप देख रहे हैं वहाँ पे उतने स्टूडेंट है कि नहीं, उतना पेटेंट हुआ है कि नहीं, वो सब इसमें कम है। पैरामीटर जैसे होता है किसी भी रैंकिंग का, अगर हम देखें तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो पैरामीटर्स जो है इस केस में, इस रैंकिंग केस में ज्यादातर पैरामीटर जो है वो रेपुटेशन बेस्ड है, वो परसेप्शन के बेस्ड पर है। तो इसीलिए इंडिकेटर जो है तरह से वो रैंकिंग जो है वो सही नहीं है। ये मानिए सीबीआई सॉरी आईआईटी के डायरेक्टर ने इस चीज को कहा है। तो ये आप रैंकिंग देख सकते हैं इंडियन जो यूनिवर्सिटीज है या इंडियन कॉलेजेज जो है उनकी रैंकिंग। तो इक्वल टू मतलब होता है कि आप शेयर कर रहे हैं रैंकिंग, मतलब इस लेवल पर और भी कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसमें हैं। तो आईआईटी बॉम्बे का रैंकिंग 177 है, दिल्ली उसके 185 है, आईआईएससी बेंगलोर जो है आपका ये 186 हो गया, 255 है मद्रास। तो ये बेसिकली रैंकिंग है आपकी। ये रैंकिंग बैंड में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आती है और उसके नीचे रैंकिंग बैंड जो है ये 561 से 570 का बैंड है, इस तरह से इसमें जेएनयू को डाला गया है। तो ये रैंकिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं बेसिकली। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या होती है इसको मैं बता देता हूँ। ये आपका प्रीलिम्स में या मेंस में पूछा जाता है, तो उसको आप लिख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है आपका क्वार्टरली साइमंड्स। ये बेसिकली लीडिंग ग्लोबल कैरियर एजुकेशन नेटवर्क है जो इसको रैंकिंग को लाता है। प्रीवियसली इसको कहा जाता था टाइम्स हायर एजुकेशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, बाद में इसको ये हटा दिया गया, नाम जो इसका 2010 से क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है। ये एनुअल बेसिकली होता है, हर साल ये रैंकिंग डिक्लेयर किया जाता है। इसमें एक तो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग ओवरऑल रैंकिंग होती है, दूसरा सब्जेक्ट वाइज भी रैंकिंग होती है। अभी जो हमने देख रहे हैं न्यूज में ये ओवरऑल रैंकिंग हमने देखा है, सब्जेक्ट रैंकिंग भी पब्लिश होती है। आई थिंक मार्च में ये पब्लिश हुआ था। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के बेसिस पर यूनिवर्सिटीज को या कॉलेजेस को रैंक किया जाता है कि इस सब्जेक्ट में कौन सी अच्छी है, इस सब्जेक्ट में कौन सा यूनिवर्सिटी का क्या रैंक है। जैसे हम पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें 6 पैरामीटर्स है, उसके अलग अलग वेटेज हैं, अलग अलग सब सारे पैरामीटर्स सिंगल वेटेज नहीं है, अलग अलग वेटेज है। तो आप ज़्यादा देखें रेपुटेशन पे ज़्यादा वेटेज है आपका, 40 50% जो है वो रेपुटेशन बेस्ड है। एकेडमिक रेपुटेशन कैसा है, एम्प्लॉयर का रेपुटेशन क्या है, कैसा है। तो रेपुटेशन क्या होता है बेसिकली परसेप्शन, एक तरह से आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर जो है जो एम्प्लॉय करवा रहा है बेसिकली उसका परसेप्शन आप एनालाइज कर रहे हैं, एकेडमिक जो है उसका परसेप्शन जो है बेसिस पर आप उसको रैंक कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आप इसमें नहीं डाले हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, फैकल्टी बाय स्टूडेंट रेशियो कितना है, साइटेशन पर फैकल्टी जिसमें हमने देखा है ऐसी टॉप पर है आपका, इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी है वहां पर, और इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने हैं। तो ये बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हम कह सकते हैं, और ये बाकी 2 जो है ये सब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। तो अगर क्रिटिसिज्म है बेसिकली, अगर क्रिटिसाइज करना तो आप इन 2 पैरामीटर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं आंसर में। ये 2 रेपुटेशन बेस्ड है, इसको हमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है ये एडिटोरियल हम आ गए।
तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, मैं कहूँगा, और लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पहला जो आपका ट्यूटोरियल है, ब्रिंग जीनोमिक सीक्वेंसिंग इनटू पैंडेमिक फाइट। तो ये जो पैंडेमिक फाइट जो कोविड से लड़ने की जो बात है, उसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को कहा है कि वो हमें इंडियन गवर्नमेंट ने जो नहीं किया है और जो करने की जरूरत है वो है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग को जो इंडिया को और बढ़ाने की और अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। ये क्या होता है बेसिकली, कीप ट्रैकिंग ऑफ द इमर्जिंग वेरिएंट, ताकि हम इमर्जिंग वेरिएंट जो है उसको हम ट्रैक कर सके, क्योंकि वेरिएंट्स हम देखें तो चेंज होता जा रहा है कोविड का वेरिएंट, तो उसको हम इमर्जिंग जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसको जल्द से जल्द समय पर हम उसको ट्रैक कर सके। और फर्दर स्टडीज अबाउट दैट ट्रांसमिसिबिलिटी, इम्यून स्केप कितना है इस वेरिएंट का, और पोटेंशियल टू कॉज सीवियर डिजीजेस, इन सबको हमें एनालाइज करने की जरूरत है, जो कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है ये हम जानते हैं, बेसिकली वायरस है उसका हम सीक्वेंसिंग करें, जीनोम देख रहे हैं कि वो कितना चेंज हुआ है। इनिशियल जो सार्स वायरस था आपका, कोविड वायरस जो वहां से आया था, उसको हमने एनालाइज किया। उसके बाद जो जो वेरिएंट्स हो रहे हैं, जैसे कि हमने देखा यूके बेस्ड वेरिएंट था आपका, साउथ अफ्रीका बेस्ड था आपका, ब्राजील बेस्ड था, इंडियन वेरिएंट, जिसको इंडियन वेरिएंट नहीं कहा गया, तो इंडिया बेस्ड जो वेरिएंट है, तो इस सब वेरिएंट्स को, इसमें क्या बेसिकली इन वेरिएंट्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं वायरस के जीनोम में, जो उनका डीएनए में चेंजेस देखने को मिला है। तो उसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो जो नया जो, तो उससे हमें पता चल जाए कि उसका बेसिकली कितना जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता करते हैं कि ट्रांसमिसिबिलिटी कितना है उसमें, इम्यून स्केप कर रहा है, मतलब कि वैक्सीन से जो हमने इम्यून मिला, एंटीबॉडी डेवलप हुई, क्या उसको वो भेद रहा है कि नहीं भेद रहा वो वायरस का स्ट्रेन। तो ये कंट्री जो बेसिकली जैसे यूके यूएसए में जो सक्सेस हम देख रहे हैं, तो ज़्यादातर जीनोम सीक्वेंसिंग उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया। एक तो टेस्टिंग अच्छा ही था, वैक्सीनेशन कवरेज भी है, और जीनोम सीक्वेंसिंग में भी वो आगे रहे हैं। इंडिया बेसिकली इस चीज़ में अभी भी पीछे है। ओरिजिनल जो प्लान था कि गवर्नमेंट का कि 5% ऑफ जो कंफर्म कोविड केसेज है उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, बट अभी तक जो है उसको लेकर के गवर्नमेंट ने ये कंसोर्टियम भी बेसिकली 10 लैब्स का जो है एक ग्रुप जो है बनाया था, जिसे कहा गया इंडियन सार्स कोविड जीनोम्स कंसोर्टा, INSACOG। ये बेसिकली 10 लैब है ऑल ओवर इंडिया जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग के काम में लगे हुए हैं। इसका 5% का टारगेट था, बट अभी जब हम देखें तो काफ़ी लो लेवल हमने बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग किया है। तकरीबन 1000 थाउजेंड्स केसेज ही हमने, फ्यू थाउजेंड केसेज ही हमने जीनोम सीक्वेंसिंग केसेज का किया है। तो ये काफ़ी कम है। अगर हम टारगेट की बात करें तो वेरी लेस है आपका, इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। पेस विद डेटा इज शेयर। उसके अलावा जो और इशू क्या है, डेटा कितना शेयरिंग हो रहा बहुत कम, स्पीड बहुत कम है उसकी, स्पेशली विद द इमरजेंसी ऑफ स्ट्रेन इज सो वाइटल इन ट्रैकिंग रिस्पॉन्डिंग टू अ पेंडेमिक। तो तकरीबन 2 हफ्ते बेसिकली लग गए इंडियन गवर्नमेंट को फ्रॉम अर्ली मार्च, मतलब रिसर्च सबमिट किया गया टू इशू अ पब्लिक अनाउंसमेंट। तो 2 हफ्ते में आपने बाद पब्लिक अनाउंसमेंट किया, तो काफ़ी डिले हो गया। इसके कारण क्या है, जो रेस्पॉन्स है लोगों का, जो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स भी जो डिले है, डेटा शेयरिंग जो है आपको जल्द से जल्द करनी चाहिए। तो उसके अलावा जो उन्होंने कहा, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ, ये एनालिसिस जो गवर्नमेंट ने किया था उसमें देखा गया कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो 50% मोर ट्रांसमिसिबल है अल्फा वेरिएंट से, जो ऑलरेडी जो 10-70% ज़्यादा ट्रांसमिशन उसका रेट है। तो उसी को बेसिकली बताया गया है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आया बेसिकली। और ये जो है डेटा जो अभी गवर्नमेंट ने रिलीज किया है नवंबर अप्रैल के बीच में, जो इन्होंने देखा था, इसका डेटा भी रिलीज हुआ है, यहाँ पर रिलीज किया इन्होंने, कि पहला आपका जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा फ्रॉम इंडियन स्टेट डिटेल स्टडी। तो इस तरह की स्टडी जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा करनी चाहिए थी और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा जल्दी वेरिएंट को पता लगा सकें। पीएचई ने भी बेसिकली, इंग्लैंड के जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी अपना पहले इसको रिपोर्ट दिया था डेल्टा वेरिएंट के बारे में। इसके अलावा इन्होंने और भी, पीएचई ने और भी उसको स्टडी अच्छा किया है कि इफेक्टिवनेस ऑफ सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन को भी देखा है कि वाज लोअर अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। सिंगल डोज वैक्सीन जो है वो उनका जो इफेक्टिवनेस है वो कम है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में। फाइजर का कितना है वो सब उन्होंने बेसिकली देखा है। तो ये हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये भी देखने की जरूरत है कि जो एंटीबॉडी वैक्सीन के कारण डेवलप हो रहा है, अलग अलग वैक्सीन के कारण, वो कितना इफेक्टिव है, और उसको 1 डोज के बाद कितना है, 2 डोज के बाद कितना जरूरत है। तो ये बेसिकली क्यों जरूरी है जीनोम सीक्वेंसिंग करना हमें, तो क्यू टू डिप्लॉय पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन वैक्सीन इंक्लूडेड टू फाइट द पैंडेमिक। तो ये बेसिकली जरूरी है कि हम जो है इंटरवेंशन उस समय कर सके। Continuous rethinking and re-strategizing in the pandemic response by every country. Scientific research would make a difference only if the test is informed, if the results in informed policy decision.
तो ये बेसिकली जो साइंटिफिक रिसर्च तभी इंपॉर्टेंट होगा जबकि अगर ये पॉलिसी डिसीजन में आप इसको यूज करते हैं और उस हिसाब से पॉलिसी आप चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि क्या स्टेप्स लेने की गवर्नमेंट को जरूरत है। तो पहला तो है जीनोम सीक्वेंसिंग को आप बढ़ाएं, हर स्टेट्स में इंक्रीज करें, लार्ज एग्लोमरेशन जहाँ पर है बेसिकली वहाँ पे आप ज़्यादा करें। दूसरा, उसके बाद उसका फंडिंग जो आपने पता किया उसको आप पब्लिकली शेयर करें। दूसरा क्या है, नीड टू इन्वेस्ट एंड सपोर्ट मोर साइंटिफिक ऑपरेशन रिसर्च और वैक्सीन इफेक्टिवनेस। तो इसको भी आपको रिसर्च करने की जरूरत है कि अलग जो वैक्सीन जो है कोविशील्ड कोवैक्सीन उनका क्या इफेक्टिवनेस है अलग अलग वेरियंट्स पे रेगुलर बेसिस पे हमें करने की जरूरत है, और उसको एज जेंडर और कोमोर्बिड कंडीशन के बेसिस पे भी हमें डिफाइन करने की जरूरत है। इस एज पे वैक्सीन कितनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, इस जेंडर पे वैक्सीन जो इतना इफेक्टिव कर रहा है। तो ताकि हमारे पास डेटा होगा तो उसको हम रिसर्च अच्छे से कर सकेंगे, उसको एनालाइज हम अच्छे से कर सकेंगे। तीसरा, अर्ली इंडिकेशन ऑफ इम्यून एस्केप एंड रिड्यूस वैक्सीन इफेक्टिवनेस। तो इसको अगर हम जान जाए कि भाई वैक्सीन इफेक्टिवनेस कम हो रहा है या इम्यून जो है वैक्सीन के कारण जो हो रहा है, वैक्सीन का इम्यून जो हमें डेवलप हो रहा है उसको भी जो नया स्ट्रेन है वो भेज रहा है, तो इसको इंडिकेट हमें हो जाता है, तो इससे हम वैक्सीन को हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि भाई क्या हाइयर रिस्क पॉपुलेशन को हमें दोनों डोज जल्द से जल्द लगा देना चाहिए। अभी जो बेसिकली गैप क्या है 12 वीक से का ज़्यादा का गैप है आपको, तो उसको हम कम कर सकते हैं बेसिकली। अगर हमें लग रहा है कि नहीं ये वैक्सीन जो है इफेक्टिव नहीं है, सिंगल डोज वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, तो हम उसको दोनों डोज को हम जल्द से जल्द लगा सकते हैं लोगों में। तो उसके अलावा हम गैप को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि नहीं वैक्सीन का दोनों डोज जरूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है तभी हो पाएगी जब हमें इस डेटा के बारे में पता रहेगा कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, कौन सा वेरिएंट चल रहा है, वो वेरिएंट का स्पेसिफिक क्या है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली बताई इन्होंने कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों जरूरी है। जीनोम सीक्वेंसिंग करके हम जो है मोटा मोटी वैक्सीन के बारे में पता कर सकते हैं, सॉरी वायरस के बारे में पता कर सकते हैं कि वो ट्रांसमिशन कितना कर रहा है, इम्यून कितना स्केप हो रहा है उसका, और सीवियर डिजीज वो काउज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको देखते हुए हम वैक्सीन के बारे में पॉलिसी डिसीजन अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट है वायरस फाइट करने में। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल स्टेट इंटरवेंशन लक्षद्वीप फ्यूचर। तो ये लक्षद्वीप के में जो रेगुलेशंस नए आए हैं जिसको हम देख रहे हैं कुछ दिनों से, उसको लेकर के उन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि वो कैसे सही नहीं है। तो ये बेसिकली नीति आयोग का जो है ना 2019 में था आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, उसमें उन्होंने क्या देखा था कि आइडेंटिफाई वाटर विलेज एंड लैंड बेस्ड टूरिज्म प्रोजेक्ट्स एट डेवलपमेंट इशू फेस्ड बाय द आइलैंड। तो ये इशूज है सजेस्टेड, इन्होंने सजेस्ट किया था कि जोनिंग बेस्ड ऑन लैंड एक्विजिशन एंड जोन करना है आपको बेसिकली, एंड फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इग्नोरिंग द फ्रेजाइल इन्वायरमेंट एज कल्चर। तो इसमें बेसिकली फ्रेजाइल इन्वायरमेंट जो है लक्षद्वीप का अलग इन्वायरमेंट अलग कल्चर है, उसको आप इग्नोर कर दिया आपने। इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान जो इसने नीति आयोग ने निकाला था, रिजेक्टेड होम स्टेज इन व्यू ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल कस्टम, क्योंकि सोशल कस्टम वहाँ पे बेसिकली अलग है। तो होम स्टे क्या होता है बेसिकली टूरिज्म में क्या होता है कि आप किसी के घर में रहते हैं, टूरिस्ट आके रहते हैं, क्योंकि वहाँ का कस्टम अलग है, एक तरह से अलग स्ट्रिक्ट कस्टम है, तो उसको उन्होंने नीति आयोग ने रिजेक्ट कर दिया था। ये सही प्रोसीजर सही चीज नहीं होगी। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने ये भी कहा था डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी आप लाएं इम्प्लीमेंटेड इन कंसल्टेशन विद इलेक्टेड लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, इसके कंसल्टेशन में ही हमें लाना चाहिए। तो अभी जो बेसिकली जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने 4 रेगुलेशंस नए लेके आए थे जिसका अपोजिशन हो रहा है। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, एक ये, दूसरा प्रिवेंशन एंटी सोशल एक्टिविटीज, दूसरा, तीसरा है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन, और चौथा है लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन। ये 4 रेगुलेशन का अपोजिशन हो रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा, बाकी पोलिटिकल कम्युनिटी में भी। अब बात करते हैं इसमें जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है जो लक्षद्वीप का की जो रूलिंग है, उन्होंने कहा कि ये पब्लिक पर्पस के लिए बेसिकली हम जो कर रहे हैं सर्व करने के लिए पब्लिक पर्पस। तो पब्लिक पर्पस को यहाँ पे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में देव सरन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2011 के जजमेंट में कहा था कि पब्लिक पर्पस क्या हो सकता है और क्या नहीं। इन्होंने कहा था कि एनी अटेम्प्ट बाय द स्टेट टू एक्वायर लैंड बाय प्रमोटिंग ए पब्लिक पर्पस टू बेनिफिट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट को भी स्टेट अगर अटेम्प्ट करता है कि लैंड एक्वायर करने का जिससे कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ही बेनिफिट हो और या पर्टिकुलर इंटरेस्ट को वो बेनिफिट करे एट द कॉस्ट ऑफ, लेकिन लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल का जो इंटरेस्ट उसमें नहीं हो रहा है, अपोजिशन है, क्रिटिसिज्म है, उसको इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है, तो वो पब्लिक पर्पस नहीं कहलाएगा। मतलब आपको देखना है कि कितने लोगों का आप इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, कितने लोगों का इंटरेस्ट उसमें हैम्पर हो रहा है। अगर ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है वहाँ पर लोकल लोगों का, और
कम लोगों का आप इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, तो ये पब्लिक पर्पस नहीं है। इसको ऑलरेडी बेसिकली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, लक्षद्वीप के केरला हाईकोर्ट में। लक्षद्वीप एक यूनिक है आपका, बेसिकली कहा जाए तो हाई लेवल ऑफ लिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में आता है। कोकोनट ट्री है यहाँ पर, एग्रीकल्चर क्रॉप मेन एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, और फिशरी जो यहाँ का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये जो है आपका, कोई भी आप आंसर लिखते हैं लक्षद्वीप के ऊपर में, इन चीज़ों को बेसिकली आपको जानने की जरूरत है कि वहाँ पे क्या ऑक्यूपेशन है, क्या एग्रीकल्चर क्रॉप क्या है, किसी कम्युनिटी वहाँ पे जाती है, ये सब चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर वहाँ पे डीजल जनरेटर के द्वारा जनरेट होता है और एक्सपेंसिव है, और सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे लिमिटेशन है, क्योंकि ज़्यादा उसको एरिया चाहिए, लैंड चाहिए सोलर पावर पैनल्स को बैठाने के लिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। गवर्नमेंट का जो वहाँ पे क्या कहना है कि हम इसको मालदीव्स के लाइन पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तब इन्होंने मालदीव्स को कंपेयर किया है। मालदीव्स में क्या है, टूरिज्म जो है सिंस 1970 जो है वो वाटर विलास पे सेंटर्ड है। वाटर विला जो कि अनइनहेबिटेड आइलैंड में बनाए गए हैं, कि जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ने वहाँ परमिट किया था कि आप वाटर विलाज बना सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या वहाँ पे क्वेश्चन भी कहा गया था कि दैट वेरी फ्यू कोकोनट ट्रीज आर कट विथ लिमिटेड होम स्टेज इंट्रोड्यूसिंग 2015। तो पेड़ आपको नहीं काटने, होम स्टेज भी कम वहाँ पे रखे गए थे। दूसरा, वन आइलैंड वन रिजॉर्ट पॉलिसी वहाँ पे अपनाई जाती है, तो एक आइलैंड पर एक ही रिजॉर्ट होगा, ताकि प्रेशर जो वहाँ को कोरल लीफ जो है वहाँ पर, जो कि लक्षद्वीप में भी कोरल लीव्स है, उस पर प्रेशर ज़्यादा ना पड़े, और टूरिस्ट जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। मतलब कि एक अगर आइलैंड पे एक टूरिस्ट स्पॉट है, अगर एक रिजॉर्ट है, तो वहाँ पे टूरिज्म कम रहेगा। अगर एक ही आइलैंड पे बहुत सारे आप जो है रिजॉर्ट बना देंगे, तो वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे और प्रेशर जो है रीफ पे ज़्यादा पड़ेगा। तीसरा कि अबाउट गिविंग कोरल रीफ्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड वेयर रिच एंड हेल्दी रीफ्स आर एसेंशियल। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बेसिकली यहाँ पे दिया गया रीफ्स को मालदीव्स में, कि ज़्यादा उसको सिग्निफिकेंस, आपको उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। चौथा, टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादातर नेचुरल ब्यूटी को लेकर के आते हैं और मैरीन लाइफ को देखने आते हैं, तो रिजॉर्ट इसीलिए बेसिकली कमिटेड है कि हम वो कंजर्व करके रखें रीफ्स को। अगर रीफ्स ही नहीं रहेगा तो टूरिस्ट आने भी कम हो जाएंगे, क्योंकि मैरीन लाइफ वहाँ पर नहीं रहेगा। तो बेसिकली नेचुरल टूरिज्म को वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया कि इन्वायरमेंट को हम ज़्यादा हैम्पर ना करें। होम स्टेज को भी वहाँ पर कम रखा गया है, ताकि कल्चर को भी वहाँ पर बेसिकली हैम्पर ना हो वहाँ का कल्चर। तो ये वहाँ का है। फिफ्थ, रेगुलेशन इज लिमिटेड ऑन टू बैन ऑन रीफ फिशिंग एंड कलेक्शन ऑफ कोरल्स हैविंग नो सेंट्रलिटी टू लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्विजिशन कुछ भी वहाँ पे बेसिकली नहीं है। और लिमिटेड टू बैन ऑन रीफ फिशिंग, रेगुलेशन वहाँ पर है, सिर्फ रीफ फिशिंग पर बैन है और कलेक्शन ऑफ कोरल्स पर बैन किया गया है। तो ये जो है हमें मालदीव से ये भी सीखने की जरूरत है। सेपरेशन ऑफ रिजॉर्ट्स फ्रॉम विलेजेस गिव्स प्रायोरिटी टू फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। तो यहाँ पे जो रिजॉर्ट्स विलेजेस से अलग होंगे, जो कि यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट क्या बोली कि हम लैंड एक्वायर करेंगे लोगों का ही, और वहाँ पे हम रिजॉर्ट सेटअप करेंगे, जो कि गलत है। आपको जो रिजॉर्ट्स को विलेजेस से अलग रखने की जरूरत है, ताकि जो उनका अलग कस्टम है उसको हैम्पर ना हो। और इनहेबिटेड आइलैंड्स हैव स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। वहाँ पर लक्षद्वीप में जो है, तो कन्वेंशनल मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट वहाँ पे फिजिबल नहीं है, क्योंकि कोरल्स एंड वाटर लेवल हाई है वहाँ पर। तो वाटर यहाँ विलेजेस पे आप जो बेसिकली वाटर लेवल को देखते हुए, वाटर बैलेंस को देखते हुए टूरिज्म एकोमोडेट कर पाना मुश्किल है। आपको जो एक मालदीव की तरह से अलग आइलैंड पे प्लान, आप अनइनहिबिटेड आइलैंड पे प्लान कर सकते हैं टूरिज्म को। इनहिबिटेड आइलैंड जो है बेसिकली जो मेन जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पर अगर टूरिज्म प्लान कर रहे हैं, वहाँ पर आप रिजॉर्ट लगाएंगे, तो वहाँ के कस्टम्स को भी हैम्पर करेगा, वहाँ की इकोलॉजी भी जो है उस हिसाब से नहीं है। ये चीज़ बेसिकली मैंने बताया। ऊपर से जो रेगुलेशन है यहाँ पर है, उसको भी अपोज किया है कि जैसे कि वहाँ पे मर्डर और बाकी जो रॉबरी के केसेस बहुत कम है, तो आपने जो एक्ट लगाया प्रिवेंशन प्रोवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन, कि आप डिटेन कर पाएंगे, ये गलत है। दूसरा है पंचायती, जो आपने पंचायत में रेगुलेशन लेके आए हैं कि ग्राउंड्स ऑफ करप्शन पे पंचायत को पावर हम विड्रॉ कर सकते हैं, और टू चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि गलत है, बेसिकली उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। और बीफ जो है, बैन ऑन बीफ इंस्टीट्यूटेड कॉन्ट्रारी टू द प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बीफ से खाए जाते हैं लोग, वहाँ का कल्चर में है, तो इसको आपको बैन करने की जरूरत नहीं है। लिक्विड इज बीइंग परमिटेड फॉर टूरिस्ट इन इनहैबिटेड आइलैंड्स। इसको आपने परमिट किया जो वहाँ के कल्चर के विरुद्ध में है। तो ये सब बेसिकली उन्होंने कहा कि जो है आप कल्चर को मालदीव का कंपेरिजन किया, तो कैसे मालदीव को यूज करके भी हम कर सकते हैं, और वहाँ पे क्या कल्चर को देखने की हमें जरूरत है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है अननेसेसरी रिवर्जन। ये जो इंडिया वैक्सीनेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिवाइड की है कि 25% जो है प्राइवेट लेंगे और बाकी जो सेंटर जो 75% खरीदेगा, स्टेट्स को प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है। और प्राइसिंग को कैप किया इन्होंने, गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल जो प्राइसिंग होगा वो 150 रुपये आप सर्विस चार्ज मैक्सिमम ले सकते हैं। तो
और जो स्टेट को करने की क्या जरूरत है कि जो बाकी चैलेंजेज है जैसे कि वैक्सीन हेजिटेंसी को रिमूव करना, प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्टेट्स को देखने की जरूरत है, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन पर्सनल है कि नहीं जो वैक्सीन करा सके, और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ हेल्थ केयर साइट्स। ये बेसिकली स्टेट्स को अब आगे देखने की जरूरत है, कैसे वैक्सीन जो उनके पास आएगा तो कैसे हम वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वैक्सीन कितने ज़्यादा लोगों को हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है दिस टाइम फॉर मेल। ये बेसिकली जो है वहाँ पे मालदीव्स के जो निका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन में मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर जो है अब्दुल्ला शाहिद उनको चुन लिया गया है 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए। तो ये 2021-22 के लिए जो वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे। इंडिया ने भी इसको सपोर्ट किया है। तो यूएन हिस्ट्री पोस्ट इन यूएन हिस्ट्री पहली बार बेसिकली मालदीव्स का कोई आदमी जो वहाँ पोस्ट हेल्ड करेगा, और विक्ट्री इनकी बेसिकली 143 इनको मिला है, और उनके चैलेंजर जो थे अफगानिस्तान के जो कैंडिडेट थे उनको 48 वोट मिला है। इससे क्या फायदा, बेसिकली 52 मेंबर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट जो है उनको भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कि स्मॉल आइलैंड, मालदीव भी स्मॉल आइलैंड है, क्लाइमेट चेंज से काफी इनको बेसिकली प्रॉब्लम होने वाली है आगे समय में, इनका एक तरह से पक्ष जो है यूएन जनरल असेंबली में रखा जा सकता है। तो ये चीजें इसमें इंडिया ने सपोर्ट किया, ये भी देखने को है। इंडिया ने इसको सपोर्ट किया अफगानिस्तान के अगेंस्ट में। फोकस अब इसके टेनियर पे होगा कि कैसे वो इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक जो साउथ ईस्ट एशिया में हमें देखने को मिला है, या वैक्सीन का इक्विटेबल एक्सेस पे वो कैसे वो काम कर सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया का कैसे वो पक्ष रख सकते हैं जनरल असेंबली में। और इसके अलावा जो मोदी हमारे गवर्नमेंट का जो फोकस है कि कैसे हम सेलिब्रेट करें इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी नेक्स्ट ईयर जो ड्यू है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा यूएन में। तो यूएनजीए का बात कर लेते हैं थोड़ा सा हेड कि कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या इनका रोल होता है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसमें जो है 193 मेंबर स्टेट जितने भी यूएन के हैं वो सारे जो इसमें आते हैं जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली ये वन ऑफ द ऑर्गन है आपका यूएन का, एक बॉडी है, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल एक बॉडी है उसी तरह की जनरल असेंबली भी एक बॉडी है। इसमें सारे मेंबर स्टेट्स मेंबर होते हैं। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में कहें तो हम लिमिटेड मेंबर होते हैं, 5 वीटो पावर और 10 जो बाकी मेंबर होते हैं, इसमें सारे स्टेट्स होते हैं मेंबर। तो ओनली यूएन बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। इसका हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है। प्रेसिडेंट जो है जो चुने जाते हैं वो हर साल इलेक्शन होता है आपका, एक साल के लिए उनका टर्म होता है, 1 ईयर टर्म। जैसे अभी जो मालदीव के प्रेसिडेंट, मालदीव के जो रिप्रेजेंटेटिव है तो 1 साल के लिए वो प्रेसिडेंट का चार्ज में रहेंगे। प्रेसिडेंसी जो रोटेट होती रहती है अलग अलग रीजन्स के पे। 5 इन्होंने वर्ल्ड को जो 5 रीजन में बांट रखा जियोग्राफिकल रीजन में, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन एंड वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। तो ये जो बेसिकली हमारा जो अभी मालदीव के जो प्रेसिडेंट है, जो मालदीव के जो कैंडिडेट है वो एशिया पैसिफिक जो रीजन से आए हैं। नेक्स्ट ईयर जो है दूसरे रीजन से एक प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, और वहीं के जो स्टेट्स है वो वोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे उसको। इंडिया की बात करें तो विजयलक्ष्मी पंडित जो 1953 में प्रेसिडेंट बनी थी यूएन जनरल असेंबली की। अब इसको डिसीजन कैसे होता है भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मान लीजिए जैसे कि आपका पीस एंड सिक्योरिटी को हो गया, एडमिशन ऑफ नए मेंबर्स हो गया, बजटरी मैटर्स, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है जनरल असेंबली की। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस पे, बाकी नॉर्मल चीजों पे सिंपल मेजोरिटी से वो, मानी कि सिंपल मेजोरिटी क्या हो गया, 1/2+1, सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो जाता है। कोई यहाँ पे बाइंडिंग वोट्स या वीटो पावर यूज नहीं होता है, जितने मेंबर्स है उसी का वोटिंग होती है। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर होता है, यहाँ पे वैसा वीटो पावर नहीं है। बात करते हैं मैप्स की, मैप लोकेशन की। हम मालदीव्स को देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया है, ये लक्षद्वीप जिसकी हम बात कर रहे थे थोड़ा दिन पहले, और ये है मालदीव्स। ये मेल इसका कैपिटल है आपका। ये आप देख रहे हैं अलग अलग आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नेशन है, और वहां पर बेसिकली इनका टूरिज्म स्पॉट्स है। इसको हम और थोड़ा एक्सपेंड करें तो ये आपका दिख रहा है। अटोल, अटोल जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली रीफ्स का होता है। अपने रीफ जो सिस्टम पढ़ा हो इन्वायरमेंट में या ज्योग्राफी में, तो उसमें एक रीफ का इकोलॉजी जो एक तरह से अटोल उसमें कहा जाता है, तो उसी के नाम पर यहाँ रखा गया है। अलग अलग आइलैंड जो है इनहेबिटेड, काफी सब आइलैंड जो है हैबिटेड नहीं है, सब आइलैंड में लोग रहते नहीं है। ज्यादातर आइलैंड जो इनहेबिटेड है, वहां पे रिजॉर्ट्स बनाए गए जहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। इक्वेटर से जस्ट नजदीक अगर आप देखें, और इक्वेटर के कुछ आइलैंड जो नीचे भी हैं इसके, अगर कहा जाए तो इक्वेटर इसके कंट्री के थ्रू पास होता है। ठीक है, ये मालदीव का मैप है, इसको आप समझ सकते हैं। इंडिया के साथ भी आप इसको देख सकते हैं, लक्षद्वीप के साथ भी इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट कोविड-19 वेव्स। ये नेक्स्ट वेव के लिए हमें जो कैसे क्या करने की जरूरत है, इंडिया को क्या एक्शन लेने की जरूरत है, तो उसके लिए इन्होंने कुछ सजेशन दिया है।
एवरेज एज ऑफ मोर्टेलिटी रिड्यूस इन सेवरल स्टेट्स इन स्टेबलाइजिंग 30 to 45 ईयर्स। ये सजेस्ट करता है कि वैक्सीनेशन माइट हैव ऑलरेडी ऑफर्ड सर्वाइवल एडवांटेज। तो क्योंकि वैक्सीनेशन जो स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ वो 60 प्लस ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो चुका है और 45 प्लस को लोगों को पहले हो चुका था, सेकंड वेव के पहले स्टार्ट हो चुका था। तो इससे पता चलता है सेकंड वेव में हम देखें तो ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं वो 30 से 45 साल के लोगों के बीच में हुई। तो ज़्यादा इसका पता चलता है कि जो जिनको वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका था उनमें डेथ रेट कम है। तो इसके लिए हमें बेसिकली एफर्ट करने की जरूरत है कि हम वैक्सीन जो है वनरेबल पे लोगों को जल्द से जल्द लगाए, गवर्नमेंट लगाए। टिल देन अगर जब तक हमें वैक्सीन उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होती तब तक हमें जो है गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देना चाहिए किनको, वैसे लोग जो कि कोमोर्बिडिटी है जिनके पास इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, तो उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए ताकि वो आने वाली वेव के पहले वैक्सीनेट हो पाए। मैक्रो प्लानिंग की जरूरत है हमें वैक्सीनेशन के केस में। हेल्थ केयर वॉलंटियर्स को हाउस टू हाउस जाकर के लिस्ट बना करके वो वैक्सीनेट करा सके, इसकी हमें ज़रूरत है। और जो वनरेबल्स उनको रजिस्टर्ड और वैक्सीनेट कराने में मान लीजिए इलिटरेट है तो कोविन पोर्टल पे कैसे जाएं, उनको वैक्सीनेट कराने के लिए भी लोग गवर्नमेंट को स्टेप लेने की ज़रूरत है। इम्प्रूव एक्सेस टू वैक्सीनेशन साइट्स और स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन बॉटम अप माइक्रो प्लानिंग, जैसा कि हमने पोलियो में और मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन में किया था, उस तरह से हमें नीचे से बेसिकली जो है शुरुआत से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और पंचायत लेवल पर हमें प्लानिंग करने की जरूरत है। इस ओके अभी वेव जो हम देखें अगर केसेस कम हो गए हैं तो उसके बीच का जो पीरियड है इसको हमें एक्चुअली यूज करने की जरूरत है इन माइक्रो प्लानिंग के लिए और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है उसको भी हमें क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है कि 5% से कम है तो इसका मतलब डिजीज कंट्रोल में है। इसके लिए हमें ज़्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत है, स्पेशली कुछ कुछ रीजन्स में। इसके अलावा जैसे हमने पिछला एडिटोरियल में देखा अभी जीनोम सीक्वेंसिंग को हमें ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम वायरस के स्ट्रेन को पकड़ सके पहले ही कि कौन सा वायरस स्ट्रेन बढ़ रहा है, अगर तो उसके अगेंस्ट हम उसको उसका देख सके ट्रांसमिशन कितना है क्या है और उस हिसाब से हम पॉलिसी डिसीजन ले सकें। सर्विलेंस प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। सर्विलेंस प्रोग्राम मतलब क्या, इको क्लस्टर्स देखने की जरूरत है, टेस्टिंग लेवल बढ़ाने की जरूरत है हमें ताकि केसेज जो है पहले ही डिटेक्ट हो सके उस एरिया में और हम उस एरिया को क्लोज ऑफ कर सके और कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर सके। इसके अलावा डेटा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटा जो भी गवर्नमेंट लेके आ रही है बेसिकली डेथ रेट हो, टेस्टिंग रेट हो, सर्विलेंस हो, आपका जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा हो, वो सारा जो है आपको फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए ताकि एक्सपर्ट्स जो है अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट जो है उस पर अपना रिसर्च कर सके और गवर्नमेंट को एक साइंटिफिक एविडेंस दे सके, उसका अपना मॉडल बना सके, दे सके, जिसको गवर्नमेंट यूज करके जो है डिसीजन ले सके। तो हर लेवल पर बेसिकली डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर हमें जो है एक्सपर्ट ग्रुप की जरूरत है जो कि डेटा को एनालिसिस कर सके। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हमें बढ़ाने की जरूरत है ताकि बिहेवियरल चेंज जो ला सके लोगों में कि मास्क आप पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो ये सब कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अचीव कर सकते हैं। डेथ का रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम, ताकि हम बेसिकली एडिक्वेट कैपेसिटी जो है सर्च को हैंडल करने के लिए, अगर मान लीजिए केसेस बढ़ते हैं एक तरह से जैसे हमने देखा, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल्स में बेड्स हों, आईसीयू, ऑक्सीजन हो, ये सब चीज़ों को हमें उस हिसाब से बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कहा जाता है कि थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा इफेक्शन हो सकता है, ज़्यादा वो वनरेबल है, तो उस केस में हमें पेडियाट्रिक आईसीयू और स्पेशलिस्ट केयर को और बढ़ाने की जरूरत है अलग अलग लेवल पे, ताकि अगर ऐसा होता भी है, बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं, तो उस चीज़ को हम डील कर सके अच्छे से। तो ये बेसिकली थर्ड वेव के लिए हमें क्या करने की जरूरत है ये बताया गया। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है एडिटोरियल द प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल, ये जो है इन्होंने बताया कि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कि प्रिंसिपल प्रोपोर्शनलिटी उन्होंने बताया कि वॉर के समय में क्या होना चाहिए। ये प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल मतलब होता है कि बिफोर एवरी मिलिट्री स्ट्राइक दो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। कि पहला कि कंक्रीट एंड डायरेक्ट मिलिट्री एडवांटेज anticipated from attack when actually neutralization of some targets would have high advantage। मोटा मोटी यही इसमें आपको देखना है कि कोई भी अगर आप मिलिट्री स्ट्राइक हो रहा है या आप कर रहे हैं, कोई देश अगर कर रहा है, तो उसमें आपको देखने की जरूरत है कितना हम सिविलियन डैमेज जो है कम कर सके, चाहे वो सिविलियन डायरेक्ट डैमेज हो या इनडायरेक्ट, जैसे सिविलियन प्रॉपर्टी होगी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, उसको हम कम से कम डैमेज पहुंचाएं। और उसको करने के लिए अगर कोई अल्टरनेटिव रास्ता है तो उससे हमें यूज करना चाहिए मिलिट्री स्ट्राइक में। ये होता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कि आप जो मिलिट्री स्ट्राइक के पहले देखिए कोई अल्टरनेटिव है कि नहीं है जिसमें कि हम अपना गोल भी अचीव कर सके, कि हम भैया ना जिसको हमें मारना है, टारगेट को मारना है, उसको हम मार सके और सिविलियन डैमेज कम से कम हो। ये मोटा मोटी आपका
टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको इन्होंने बताया है। तो प्रिंसिपल प्रोपोर्शनलिटी वे दैट द लॉ created by states saw fit to balance the military needs of state। मिलिट्री नीड भी है क्योंकि आपको स्ट्राइक करना है, वहाँ पे टेररिज्म है या जो भी कुछ है आपको सिक्योरिटी के लिए, एंड वो फाइट टू प्रोटेक्ट सिविलियंस विद ह्यूमैनिटेरियन इम्पेरेटिव्स। आपको सिविलियंस को भी प्रोटेक्ट करके चलना है। ये इन्होंने क्यों कहा यहाँ पर? केस स्टडी वो हमास का है, क्योंकि हमास ने कहा कि हमास ने इस चीज को, प्रिंसिपल को नेग्लेक्ट किया अपने अटैक में। कैसे? पहला तो मिलिट्री एक्टिविटी जो है विद इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से इन्होंने किया, गाजा इस टाइप से जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इस तरह से ह्यूमन शील्ड को इन्होंने यूज किया। और हमास इज कमिटिंग डबल वॉर क्राइम। कैसे? इंडेंजरिंग इजरायली सिविलियन बाय टारगेटिंग देम। जो उन्होंने रॉकेट्स फेंके वो इजराइल सिटीज के ऊपर में उन्होंने फेंके हमास ने, तो वहाँ पे सिविलियन डैमेज ज़्यादा हुआ। और गाजा के जहाँ पे इन्होंने जहाँ से वो अटैक कर रहे थे वो भी एक सिविलियन एरिया था, तो वहाँ के गाजा से बेसिकली इन्होंने अपना अटैक किया। तो वहाँ के लोगों को भी बेसिकली आपने ह्यूमन शील्ड की तरह बनाया, क्योंकि इजराइल अगर अटैक करेगा आपके टारगेट पे तो वहाँ के सिविलियंस जो हैं, जनरल लोग जो हैं वो भी मारे जाएंगे। तो ये चीज बेसिकली आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को आपने नहीं माना। आपको क्या करना चाहिए था? पहली बात तो आपको जो है गाजा से नहीं, पॉपुलेटेड एरिया से नहीं, आपको कोई दूसरे एरिया से अटैक को प्लान करना चाहिए था। और दूसरा जो है इजरायली सिविलियंस को आपको टारगेट नहीं करना चाहिए था। बेसिकली आपको टारगेट करना है तो वहाँ के इजराइल के जो मिलिट्री बेस है या जो टारगेट्स है, वहाँ पर लॉन्च पैड्स है, उसको आप अटैक करते। ये बस यहाँ बताया गया है आर्म कॉन्फ्लिक्ट के समय में क्या देखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो आपका है बिल्डिंग ट्रस्ट इन गवर्नेंस। तो ये जो आंध्र प्रदेश का इन्होंने एक केस स्टडी दिया है कि कैसे जो है, अगर हम देखें बाकी जगहों पर अर्बन लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपैलिटीज होता है या फिर लोकल बॉडीज जो है, वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट कम होता है उस पे ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई एक तो करप्शन है, कोई भी अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट कब सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा पता नहीं है। पावर इम्बैलेंस है, सिटीजन्स फील दैट दे डू नॉट हैव रिकोर्स, उनके पास रिकोर्स नहीं है, लोगों को लगता है कि हमारे पास कुछ चारा नहीं है उसके अलावा। तो इससे क्या होता है, एपैथी होती है और लोग जो है अर्बन लोकल बॉडी से अपना कुछ इंटरेस्ट खो बैठते हैं कि भाई यहाँ तो कुछ भी ना होने वाला। तो इसको लेकर के इन्होंने यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो इम्प्लीमेंट किया इन्होंने कि हम क्या कर सकते हैं। तो सोशल ट्रस्ट का जो नया करेंसी, जैसे कि हम ओला उबर में देखते हैं या फिर बाकी चीज़ों में, कि एक तो स्टेटस कि हमारे हमने कंप्लेंट किया उसका स्टेटस क्या है, अलर्ट्स, इस एसएमएस के थ्रू अलर्ट मिल जाए कि भाई यहाँ पे कंप्लेंट दूसरे लेवल पहुंच गया है, तीसरे लेवल पहुंच गया है। नो हु इज अकाउंटेबल, आपको बताया जाए कि भाई ये पर्सन आपका कंप्लेंट को रिजॉल्व करेगा। वे टू एस्केलेट, अगर कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होता उस समय को आप एस्केलेट कर सके। एंड वे टू रेट और गिव फीडबैक। ये चीज़ें अगर हम गवर्नमेंट सर्विस में ला सके इन सर्विसेज में, तो हम उसको भी ट्रस्ट लोगों का बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ सिटीजन्स बढ़ सकता है इस केसेज में। इसी चीज़ को यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने इम्प्लीमेंट किया है अपने यहाँ। सिटीजन सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म पूरा सेवा, यहाँ पे इन्होंने 110 टाउन सिटीज में, हर सारे टाउन सिटीज में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। और यहाँ पे देखा गया कि इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छे हुए हैं, कंप्लेंट्स इंक्रीज हुए हैं। क्यों? क्योंकि बट सिटीजन का ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इन लोगों से फीडबैक लिया जाता है कि भाई आप फीडबैक दीजिए, और सारा कुछ डैशबोर्ड पे इन्होंने रखा है कि कितने हमारे कंप्लेन है, कितना हमारे फीडबैक दिया, 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग कितना है, वो सारा कुछ। तो इसी चीज़ में बताया, तो इस चीज़ को आप जो है सजेशन में अर्बन लोकल बॉडीज के रिफॉर्म्स में केसेज में आप लिख सकते हैं, और ये केस स्टडी का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल न्यू नॉर्म्स फॉर डिजिटल कंटेंट, ये जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन निकाला है डिजिटल कंटेंट जो अगर आप देख रहे हैं क्योंकि स्कूल्स बंद हो चुके हैं, डिजिटल कंटेंट पर ही पढ़ाई हो रही है ज़्यादातर, उसके लिए नई गाइडलाइन निकाली है कि वो कैसा होना चाहिए ताकि चिल्ड्रंस विद डिजेबिलिटी के लिए वो सक्षम हो, वो उस चीज़ को यूज कर सके। तो 4 प्रिंसिपल्स पे बेसिकली ये बेस्ड है कि परसीवेबल होना चाहिए, ऑपरेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रॉबस्ट फॉर डिजेबल पीपल। डिजेबल लोगों के लिए ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं भाई? मल्टीपल फॉर्मेट्स आप लेके आए, उसमें ऑडियो भी, टेक्स्ट तो होगा ही होगा, ऑडियो भी लाए ताकि जो डिजेबल है मान लीजिए वो सुन सके, वीडियो हो जिनके सुन नहीं सकते वो देख सके, और साइन लैंग्वेज उसमें प्रोविजन होना चाहिए। तो क्योंकि जैसे हमने कहा स्कूल्स बंद है तो इसके लिए डिफिकल्टी जो डिजेबल बच्चों के लिए ज़्यादा हो चुकी है। वो कंटेंट जो भी ऑनलाइन कंटेंट्स है वो ज़्यादातर डिजेबल के लिए फ्रेंडली नहीं है। इंक्लूड ऑडियो विजुअल और टेक्टाइल एक्सपीरियंसेस, तो लर्निंग जो आप दे रहे हैं बेसिकली बच्चों को पढ़ा जो रहे हैं, तो उसमें आपको इन चीज़ों को देखने की जरूरत है कि डिजेबल बच्चे भी उस चीज़ को समझ सकें। ये मोटा मोटी इसी का चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है लद्दाख रिजर्व्स ऑल जॉब फॉर रीजन रेसिडेंट, तो ये लद्दाख के लिए वेलफेयर के लिए जो अलग यूनियन टेरिटरी जो बना था उन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी जॉब से यूनियन टेरिटरी में वो रिजर्व होंगे वहाँ के रेसिडेंट के लिए ही, तो 100% रिजर्वेशन उन्होंने किया है। बहुत सारी स्टेट्स में अगर हम देखें तो ये
75% 60% का रिजर्वेशन हमने देखा है। हरियाणा और बाकी स्टेट्स ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया, जिसका अपोजिशन भी हुआ है। तो ये एक तरीका है जिसको आप लिख सकते हैं कि वहाँ के डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ किया जा सकता है, कुछ एरिया के लिए, लद्दाख के लिए से इन्होंने किया है। और क्यों ये गलत भी है उसका भी हमने पहले वीडियो देखा है, तो उसको भी आप क्रिटिसिज्म में भी दे सकते हैं कि भाई जॉब्स रिजर्व करना कहाँ पे, किस स्टेट में आप कर सकते हैं और कितने लोगों के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, क्रैकडाउन ऑन फेक मेडिसिन, ये इंटरपोल का एक ऑपरेशन इंटरपोल ने चलाया था, ऑपरेशन पेंजिया 14। तो इसमें बेसिकली 1.1 लाख वेब लिंक्स जो है, जो कि मार्केट प्लेस या वेबसाइट जो है, जो कि फेक मेडिसिन या इलिसिट मेडिसिन बेच रहे थे, उनको हटाया गया है। उनको बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इंटरनेशनल ये बेसिकली ऑपरेशन था इंटरपोल के द्वारा। तो मेरा जो मोटिव इस आर्टिकल का, ये ऑपरेशन पेंजिया ये है क्या, इसको आप समझ लें, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर सवाल आता है ऑपरेशन पेंजिया किससे रिलेटेड है, इंटरपोल का ऑपरेशन है भाई, और ये जो है आपका इलिसिट मेडिसिन और इसको टेक डाउन करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, रेंगमा नागाज डिमांड ऑटोनोमस काउंसिल। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो रेंगमा नागा जो है, जो कि उनका कल वो उन्होंने डिमांड किया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलग से। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है, ये आपका शेड्यूल 6 में आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया के लिए बेसिकली 4 स्टेट्स में कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ताकि वहाँ के लोगों के लिए अलग से डेवलपमेंट किया जा सके। वहाँ के लोग जो है, वहाँ के इंडिजिनस लोग जो है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में एक अलग से पहचान मिल सके, वो अपनी तरह से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और रूल्स जो है चला सके। ओके, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का डेवलपमेंट नीड्स अलग है, उन लोगों का लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग है। तो उनको हम नहीं, वही लोग जो है वहाँ पे रूल्स गवर्नमेंट चलाएं। ये होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो इन रेंगमा नागा ने कहा कि हमें अलग से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया दिया जाए। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का एक प्रपोजल था कि अपग्रेड करें, अभी जो कर्बी एनालॉग ऑटोनोमस काउंसिल है उसको टेरिटोरियल काउंसिल में हम चेंज करें। इसका अपोज करके इन्होंने कहा कि नहीं, चेंज करने के यहाँ पे नहीं, हमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चाहिए इस ट्राइब के लिए। क्यों चाहिए भाई? तो इन्होंने कहा कि हम अलग है वहाँ के लोगों से, ये कर्बी एनालॉग से हम अलग है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि बर्मी इन्वेस्टर जब हुआ था आसाम में, तब ये रेंगमा ने ही शेल्टर दिया था अहम रिफ्यूजी को, हमने मतलब रोल अच्छा प्ले किया है इंडिया के साथ। रेंगमा हिल जहाँ पे ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। तो ये जो है पार्टीशन हो गया था 1963 में आसाम में नागालैंड, जब आसाम नागालैंड स्टेट बना था। एंड द कर्बीज हु वे नोन एज मिक्रीज, उस समय तक मिक्रीज कहा जाता था उनको, क्योंकि मिकिर हिल के निवासी थे वो। तो उस समय वो मिकिर हिल थे। द रेंगमा हिल्स एंड मिकिर हिल्स हैव 2 सेपरेट एंटिटीज। तो ये दोनों अलग अलग है, 1951 तक अलग अलग थे। कर्बी हैव नो हिस्ट्री इन द रेंगमा हिल्स। तो ये रेंगमा हिल्स जो है बिल्कुल अलग है। ये मिकिर हिल अलग है, रेंगमा हिल अलग है, और जो कर्बी है उनका मिकिर हिल से, सॉरी रेंगमा हिल से या रेंगमा ट्राइब से कोई लेना देना नहीं, दोनों अलग अलग है, उनके डायलेक्ट अलग अलग है। और रेंगमा जो ट्राइब है उनको कर्बी लैंग्वेज भी पता नहीं है, इसीलिए क्योंकि इनका रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, तो इनको अलग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना के दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पॉपुलेशन की भी उन्होंने बात की है। ये जो ऑटोनोमस काउंसिल है इसमें तकरीबन 12 लाख पॉपुलेशन है, जिसमें कर्बी का पॉपुलेशन 3 लाख ही है, बाकी दूसरे ट्राइब्स है जो कि कर्बीज नहीं है। इसीलिए आपको अलग से इनके लिए ऑटोनोमस काउंसिल बनाना चाहिए, ये बेसिकली इन्होंने कहा है। देखते हैं गवर्नमेंट इसमें क्या डिसीजन लेती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल, टेक एक्शन अगेंस्ट इलीगल अडॉप्शन। ये हम बहुत से देख रहे हैं कि जो बच्चे ऑर्फेनेज हुए हैं, तो बहुत सारे जो एनजीओ या प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, उनका फोटो या सब कुछ लगा करके व्हाट्सएप या फेसबुक पे एडॉप्शन के लिए लोगों को बोल रहे हैं कि आप इसको अडॉप्ट कीजिए, जो कि इलीगल है, प्रोसीजर के अगेंस्ट है। प्रोसीजर हमने ऑलरेडी देखा था कि क्या है प्रोसीजर। अगर कोई ऑर्फेनेड है तो उसको बेसिकली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के इस एक्ट के अंदर भी वो आता है। उसको आप कोई भी ऑर्फेनेड है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको सौंपना होगा। वो देखेगी, उसका पता लगाएगी कोई उसके नियर रिलेटिव्स हैं कि नहीं जिसको जो उसको अडॉप्ट कर सके। अगर कुछ नहीं होता तो उसको फिर क्लियर किया जाएगा कि लीगली वो क्लियर है अडॉप्शन के लिए। उसके बाद अडॉप्शन की प्रक्रिया जो है चालू होगी। ऑलरेडी जो ये ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, जो कि सेंट्रल ऑटोनोमस रिसोर्स अथॉरिटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इस एक्ट के अंदर में, जो कि इसको देखती है अडॉप्शन को। तो वो उनके लिस्ट, उनके पास नाम है जो पेरेंट जो अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चों को, उस लिस्ट के बेसिस पर जो जिनका रैंकिंग है उस बेसिस पर उनको बुलाया जाता है, उनके बेसिस पर उनको अडॉप्शन होता है। तो ये जो मेथड अभी जो हो रहा है, देख रहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, इन लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है कि भाई आप इसको अडॉप्ट कर लीजिए, ये गलत है, प्रोसीजर इलीगल है। इसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डायरेक्ट कीजिए, अथॉरिटी को डायरेक्ट किया है कि आप एक्शन लीजिए इन लोगों के अगेंस्ट में। और
इसके अलावा लोगों को अवेयर कीजिए इस एक्ट के बारे में, कैसे एडॉप्शन जो है, सही लीगल प्रोसीजर क्या है एडॉप्शन का, ये आप लोगों को पब्लिसिटी इस एक्ट का कीजिए कि कैसे आप एडॉप्शन सही तरीके से कर सकते हैं। ये मेथड जो है इलीगल है, यही मोटा मोटी बताया गया है। और ऑर्फेनेज चाइल्ड के लिए एक तो हमने देखा कि एजुकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, दूसरा ये एडॉप्शन के लिए। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, वर्ल्ड बैंक सीज इंडिया ग्रोइंग एट 8.3%। ये वर्ल्ड बैंक ने अपना 2021 जून का जो एडिशन है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इसमें कहा है, फोरकास्ट किया है बेसिकली कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इस फिजिकल इस फाइनेंशियल ईयर में 8.3% होने की उम्मीद है। और भी कुछ वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो 5.6% इन्होंने एज्यूम किया है कि वो ग्रो करेगा वर्ल्ड इकोनॉमी। कुछ कुछ कंसर्न्स देखे कि पेंडेमिक से कारण पॉवर्टी बढ़ी है, इनइक्वालिटी बढ़ा है लोगों के बीच में। लो डेवलपिंग कंट्रीज को देखा जाए तो उसमें जो बेसिकली पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हुआ है, रिवर्स हुआ है, और ये 2022 तक ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये सब कुछ कुछ कंसर्न भी बताया, डिटेल रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट क्या होती है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, अगर प्रीलिम्स में या में से आपको आता है तो। ये वर्ल्ड बैंक की फ्लैगशिप रिपोर्ट है। इसमें क्या एग्जाम में क्या आता है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, प्रोस्पेक्ट कैसा है आगे के सालों में, और स्पेशल फोकस ऑन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इस पर ज़्यादा फोकस रहता है इनका कि इमर्जिंग कंट्रीज जो है, इमर्जिंग मार्केट जो है उसमें इकोनॉमी कैसी रहने वाली है, वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेज है उसको बताया जाता है। इस साल में 2 बार ये निकालती है वर्ल्ड बैंक, एक जनवरी में, एक जून में। जनवरी एडिशन में बेसिकली इन डेप्थ एनालिसिस होता है, टॉपिकल पॉलिसी चैलेंजेस, और जून एडिशन में जो बेसिकली शॉर्टर एनालिटिकल पीसेज होती हैं। ये दोनों एडिशन में थोड़ा डिफरेंसेज होता है। अभी जो हम देख रहे हैं ये जून एडिशन का रिजल्ट आया है। तो ये वर्ल्ड बैंक की काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और ये रिपोर्ट जो है जैसे IMF क्या क्या रिपोर्ट निकालती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, वर्ल्ड बैंक निकालती है। तो रिपोर्ट बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ये रिपोर्ट कौन सी बॉडी जो है निकालती है, तो उसको आप ध्यान में रखें कि कौन सा बॉडी क्या निकालता है और कब कब निकाला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। उसमें अंदर क्या रहता है ये आप आंसर्स में लिख सकते हैं अपने। ये चीज़ों को बेसिकली आप इकोनॉमी का कोई भी अगर आंसर आता है तो उसमें आप RBI का सर्वे लिख सकते हैं, अलग अलग बॉडीज का सर्वे लिख सकते हैं, इन वर्ल्ड बैंक का सर्वे लिख सकते हैं। उससे आपका वेटेज मिलता है आंसर में कि भाई आपने जो है सही डेटा को डाला है कि इकोनॉमी का आपका प्रोस्पेक्ट कैसा है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको आप लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और इस चैनल से जरूर आप जुड़ें ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे तो हम और ज़्यादा वीडियो हम निकालेंगे। तो इस चैनल से जुड़ना मत भूलें आप, और इस वीडियो को पूरा देखें, और इसका नोट्स भी आप जरूर बना सकते हैं, और PDF जो इसको आप टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।